करेक्ट पेयर ढूंढना है, बताओ। डी पार्ट। डी, इंक्रीज इन वैल्यू। नो नो सर, डी नहीं, मार्केट फोर्स लिखा है। हाँ मार्केट। ए पार्ट। ए पार्ट। वैल्यू गवर्नमेंट ने कम कर दी, डी वैल्यूएशन, बिल्कुल ठीक है ना, बाकी तो फिट नहीं बैठ रहे। चलो और बताओ। बी। सी पार्ट। मैनेज फ्लोटिंग के अंदर क्या ऑल्सो नोन, जैसे अभी मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि चाइना जानबूझ के अपनी वैल्यू कम करता है, ऐसे ही अभी तक चाइना कर रहा था, अब इंडिया को भी आईएमएफ ने धमकी दी है कि तुम जानबूझ के अपनी वैल्यू कम कर रहे हो। यानी अब हमने मैनेज फ्लोटिंग को आईएमएफ की नजर से देखें तो डर्टी काम कर दिया, गड़बड़ कर दिया हमने। तो ये हमेशा नाम नहीं होता, पर कुछ देशों के लिए ये अप्लाई कर जाता। तो सेकंड, डर्टी फ्लोटिंग हमेशा नहीं होता, बार बार कह रहा हूं, कभी कभी कुछ देश ऐसा कर देते। अगला थर्ड। ए पार्ट। हाँ, अगर ए में रेट ज्यादा होंगे तो ए के देश के लोग इंपोर्ट्स कर लेंगे, अपने देश का माल नहीं लेंगे, इससे ए में डेफिसिट हो जाए। अगला फोर्थ। पैरिटी वैल्यू। हाँ, अपनी 1 रुपए में कितना गोल्ड, या उसके बाद मैंने बताया था यूएस डॉलर का रूल बन गया था, कितना आता है, इसे बोलते हैं पैरिटी वैल्यू। अगला बताओ फिफ्थ। डेप्रिसिएशन। व्हेन ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। हमेशा ऐसे में सेफ्टी के लिए डायग्राम रफ में अपना बना लेनी है। सप्लाई, डिमांड। डिमांड हमें हमेशा फॉरेक्स का ग्राफ बनाना होता है, याद रखना है, अपने देश में अपने देश का ग्राफ नहीं बनता। हम अपने देश में डॉलर का ग्राफ बना रहे हैं क्योंकि डॉलर की डिमांड सप्लाई। डिमांड हो गई है कम, लेफ्ट शिफ्ट कर दो, तो 80 वाला डॉलर बताओ अब कितने का मिल रहा है, कम हो रहा है ना, 70 का हो गया। तो क्या आंसर हुआ, डॉलर की वैल्यू बताओ, बढ़ गई है कम हो गई? कम हो कम गई। हो गई। और रिवर्स फिर हमारे देश के लिए होता है, इंडिया की वैल्यू अप्रिशिएट हो अगर भी जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, और चाहो तो तुम 100% लगा दो। जो ये एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चन है, आज तक तो बोर्ड का हमने कोई ऐसा साल नहीं देखा जिसमें ये टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन ना हो। पहले तो छोटे भी होते थे बड़े भी होते थे तो कहीं ना कहीं आता ही था, अब तो छोटे ही हैं तो अब तो पक्का ही आना ही आना है। अगला सिक्स्थ। डिवैल्यूएशन। डैश डिवैल्यूएशन, क्या लग रहा है भाई, सही है क्या? बताओ बाकी भी। चलो एक बात और लिख लेते हैं, ये बात मैंने बीओपी फॉरेक्स का जब चैप्टर कराया था तब भी बोली थी, 100% ये गड़बड़ होनी होगी और बहुत बच्चे इसमें फंसेंगे, मुझे पता है। अगर डॉलर 70 to 80 हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन? किसका एप्रिसिएशन किसका डेप्रिसिएशन बताओ। अप्रिशिएट हो जाएगी डॉलर, और डेप्रिशिएट हो जाएगा। डॉलर एप्रिशिएट, तो रिवर्स इंडिया के लिए है, इंडियन करेंसी एप्रिशिएट डेप्रिशिएट। अच्छा, अब इससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पे भी इम्पैक्ट बता दो मुझे। और इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। डॉलर 70 का 80 होगा तो अंग्रेजों को हमारा माल सस्ता लगेगा, एक्सपोर्ट इंक्रीज, इंपोर्ट्स डिक्रीज, ठीक है।
अच्छा, केस बी, डॉलर अगर मैं कह रहा हूं 70 से 60 हो गया, अब बताओ डॉलर। डेप्रिशिएट और इंडियन करेंसी अप्रिशिएट। ये बातें लिख लेना, ये नहीं है मैं अपने लिए लिख रहा हूँ, तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ, दोबारा लिख रहा हूँ, पहले भी लिखा था पर बहुतों की गड़बड़ होती है इसलिए बार बार लिखता हूँ। अब बताओ, इंडियन एप्रिशिएट हो रहा है यानी इंडिया की करेंसी महंगी होगी तो अंग्रेज हमारा माल नहीं लेंगे। अब एक्सपोर्ट्स, डिक्रीज हो जाएंगे। और हम तो अंग्रेजों का ले पाएंगे पर माल सस्ते में, इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। इंक्रीज। तो दो ही केस होते हैं, केस ए और केस बी। अगर सिर्फ लिखा हुआ है कि भाई एक तरफ का क्वेश्चन होगा तो वो हमें इंडियन नजर से देखना है। मान लो लिखा है डॉलर एप्रिशिएट तो हमें उसको इंडियन डेप्रिशिएट पढ़ना है। ठीक है, अब केस ए केस बी सबने लिख लिए होंगे, अब दोबारा पढ़ो जरा क्वेश्चन। डैश ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एक्सपोर्ट, appreciation, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं, फॉरेन एक्सचेंज का क्या करें, एक्सपोर्ट बढ़ाने हैं। केस ए, ये देखो क्या करें हम, डेप्रिशिएट। नहीं, appreciate, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे कब, पढ़ो। सर डॉलर अप्रिशिएट होगा तो इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट। हाँ, तो ये केस ए है। और अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, डैश ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज। कभी मैंने इसके ऊपर इतना बड़ा नोट लिखा है क्योंकि ये एक नहीं बहुत जने जल्दबाजी में ये गड़बड़ कर सकते हैं। और ऊपर भी मैंने 100% लिखा है, ये सब वही 100% केसेस हैं, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन। नाम मुझे नहीं पता क्वेश्चन कैसे घुमाएगा, पर पेपर में जाते ही ये बात जो लिख लेगा रफ शीट में कहीं, तो वो एप्रिशिएट डेप्रिशिएट किसी चक्कर में नहीं फंसेगा। सर सर जैसे इसमें लिखा हुआ है कि डन बाय गवर्नमेंट क्वेश्चन में, तो हाँ डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन नहीं होता। हाँ, वो बात तुम्हारी ठीक है, पर इसके अंदर क्या है, जैसे आजकल कौन सा मेथड चल रहा है बताओ। मैनेज फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग चल रहा है ना, तो हाँ जी। तेल की बात है, वैल्यू बढ़ती भी है घटती भी है। जब अपने आप बढ़ती घटती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, बताओ, एप्रिसिएशन और। डेप्रिसिएशन। अगर सरकार जबरदस्ती कुछ गड़बड़ करे तो कौन से वर्ड यूज हो जाते हैं, अगर गवर्नमेंट डिमांड सप्लाई से छेड़ाखानी करके आज के जमाने में रेट बढ़ाए तो उसको क्या नाम भी दिया जा सकता है वो नया वाला मेथड, पर क्योंकि सरकार कर रही है तो क्या नाम यूज हो सकता है, रिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन। ये वैसे इतना ज्यादा डिटेल में मुझे लगता नहीं है पूछे, पर एक्स्ट्रा बात मैं बता रहा हूँ। तो मार्केट फोर्सेस से जब डिमांड सप्लाई को छेड़ा जाए तो क्या नाम हो गया, अप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। सरकार जानबूझ के गड़बड़ करे, जैसे हमारी गवर्नमेंट, सच की बात है ये इंडिया की ना, जानबूझ के डॉलर खरीदती जा रही है खरीदती जा रही है। ये बहाना लगा रहे हैं कि हम तो रिजर्व बढ़ा रहे हैं अपने, पर अंदर से सबको पता है वो इसलिए कर रहे हैं ताकि डॉलर महंगा हो जाए, इंडियन करेंसी सस्ती हो जाए और इंडिया के एक्सपोर्ट्स। इंक्रीज हो जाए। हाँ, तो ऐसे केस में ये क्या कर रहे हैं हम, डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन। हाँ, तो इन जनरल वैसे इतना होगा नहीं, पर तुम्हें ये वर्ड्स पता हो, ठीक तो है। सर जैसे अगर इसमें ऑप्शन रिवैल्यूएशन होता तो हम वो करते। हाँ, अगर होता तो, पर आजकल के जमाने में अगर इन जनरल तुमसे पूछा जाए, ये वर्ड गवर्नमेंट वाला वर्ड ना होता, सिर्फ डिमांड सप्लाई, डॉलर की वैल्यू बढ़ना घटना, फिर तुम एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ही करते। ओके सर। अगला बताओ। और वैसे भी ना देखो, पहले था फिक्स मेथड, इवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन वर्ड, फिर आया फ्लोटिंग मेथड, तो कौन से वर्ड आ गए, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन। तो यस। है ना, डिमांड सप्लाई वाले एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, सरकार का कहीं कुछ वर्ड आ जाए तो रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन, पर मैनेज में दोनों का ही काम हो जाता है। हाँ जी सर।
आरबीआई या गवर्नमेंट अपने हिसाब से इंटरफेरेंस कर देती। चलो 7th B part. बी। क्या लगता है अभी बाकियों को? पहले तो ये बताओ फिस्कल डेफिसिट कैसे निकालें? So revenue deficit plus capital deficit करेंगे. बिल्कुल ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट 40 हमें गिवन है। कैपिटल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर 220 माइनस कैपिटल रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग यानी नॉन डेट। तो ये तो एकदम साफ दे दिया 190, ये आ गया 30, तो 30। फिस्कल डेफिसिट आ गया 70। अब प्राइमरी डेफिसिट निकालना है, मतलब फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट 20, तो आंसर आ गया 50। बिल्कुल सही है। ठीक है, साथ साथ अपना जो नोट करना चाहो नोट भी कर सकते हो, वरना ये मैं अपलोड भी कर दूंगा ऐप पर। चलो आगे बढ़ते हैं 7th के बाद 8th। बताओ, पहले भी ऐसा दिया था, सोच के बताना क्या आंसर है। A part. हाँ, और ए पार्ट। अमीर गरीब से रिलेटेड होता है तो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम वाला, और पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया होता तो एलोकेशन। अभी यहाँ गांव के लोगों को मिल रहा है, रूरल यानी गरीब, तो ए। अगला 9th। करो भी साथ साथ, अब खाली कॉपी नहीं करना, आंसर बताओ, बाकी भी करो सब। चाहे गलत आए पता तो चले गड़बड़ हो पा रही है। और 780। 780 एक आंसर आया, और दूसरे बताओ भी 780 आ रहा है या कुछ और आ रहा है? ये बताओ, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला टोटल एक्सपेंडिचर, क्या टोटल एक्सपेंडिचर निकल पा रहा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर 480, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1500, तो ये तो निकल पा रहा है, माइनस टोटल रिसिप्ट्स यानी रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स कितनी है? देखो रेवेन्यू रिसिप्ट्स, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू 1150 प्लस कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग, तो बोरिंग नहीं लेनी तो डिसइन्वेस्टमेंट ले लेते हैं 50। तो ये हो गया 1500 और 480, 1980 माइनस 1200, 780 ठीक आ रहा है। अगला 10th। सो पहली स्टेट लाइन बताओ, पहली लाइन सही है गलत? तो फॉल्स है। एक्सचेंज रेट बढ़ेगी तो हमें तो चीजें महंगी लगेगी, हम डिमांड कम कर देंगे, तो इंक्रीज वर्ड तो गलत हो गया, डिक्रीज होना था। सेकंड लाइन बताओ, तो अगर डॉलर महंगा होगा, हाँ बताओ। ट्रू है। हाँ अभी पढ़ा है ना, डॉलर अगर 50 से 80 हो जाएगा, अंग्रेजों को माल सस्ता लगेगा, ज्यादा लेंगे तो सप्लाई बढ़ेगी, ये बात ठीक है। यानी ऑप्शन बन गया, ठीक है, ऑप्शन देख लेना जौन सा भी बन रहा है, क्योंकि ना इनमें उल्टे सीधे भी हो जाते हैं प्रूफ, इसमें स्टेटमेंट वालों में ना, वो तुम देख लेना। अगला बताओ, सो फॉल्स। ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं या बीओपी बोलते हैं? ऑल होगा, बीओपी। ये है गलत। सेकंड, सो कैपिटल नहीं होता, करंट होता है, इसलिए गलत है।
हाँ, बोथ आर फॉल्स। चलो अगला 12th। सो स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है। नहीं सर, नहीं वो नहीं फॉल्स है। रीवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट कम होंगे, सही तो है, फॉल्स क्यों है? रीवैल्यूएशन मतलब अगर वैल्यू बढ़ जाएगी। अच्छा सर, ये तो डोमेस्टिक करेंसी को होगा ना। हाँ, बाय डिफॉल्ट रीवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन फिर डोमेस्टिक ही है, मतलब यस। हाँ, हम अपने उससे कह रहे हैं कि अगर हमारी करेंसी की रीवैल्यू हो जाएगी वैल्यू, तो एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे। अगली लाइन बताओ 12th की। रीवैल्यूएशन से इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे? बढ़ जाएंगे। ये लाइन गलत है 12th की। अगला 13th। सो स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है। इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइन डिमांड, ठीक है। फ्लोटिंग में अनसर्टेनिटी होगी, मतलब रेट अप डाउन होंगे तो अनसर्टेनिटी होगी, बताओ। ट्रू, ठीक है, बोथ ट्रू हो गए। अगला, ठीक है, ऑप्शन देख लेना जो सा भी हो। 14th बताओ। सो डी पार्ट। डी पार्ट, ठीक है, ये पहले भी बहुत बार किया हुआ हमने। अगला 15th। A part. हाँ, ये सिंपल वाले फटाफट कर देते हैं हम। अगला 16। B part. बी, करंट अकाउंट भी डिमांड डिपॉजिट में आता है, कभी भी निकाल सकते हैं। बताओ। C part. हाँ, नोट जो है गवर्नमेंट नहीं, आरबीआई की लाइबिलिटी साइड में आते हैं। अगला 18, करेक्ट पेयर बताना है। सो डी पार्ट। हाँ, फ्लोटिंग में रिस्क बढ़ता है, ठीक है बिल्कुल। बाकी फिक्स में मार्केट का कोई मतलब नहीं, ये सब गलत है। अगला, एक्सपोर्ट्स इंडिया के बढ़ते जा रहे हैं, क्या वजह हो सकती है इनमें से? सो सी। So D part. हाँ, अभी पिछले पेज पे मैंने लिखवाया है, देखो उससे उसमें आंसर लिखा है, एक्सपोर्ट्स कब बढ़ेंगे? जब हमारी करेंसी की वैल्यू डेप्रीशिएट। डिक्रीज होगी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट डेप्रीसिएशन डेप्रीसिएशन ऑफ इंडियन ही मानेंगे, ठीक है। ओके सर। अगला 20, सेंट्रल बैंक क्या कर सकता है हमारी करेंसी की वैल्यू को? सी। सी, हाँ, दोनों कर सकता है, बढ़ाना भी घटाना भी, एक लिमिट तक, ये नहीं लिमिट के पार, लिमिट तक बढ़ा घटा सकते हैं। 21, ए पार्ट। डिप्रेशन का मतलब होता है डिमांड कम है, अब हमें डिमांड बढ़ानी है। टू इंक्रीज डिमांड, सब कुछ घटेगा ये बात तो कंफर्म है, ठीक है। लोअर वाली बात तो होगी, इंक्रीज वाले तो वैसे ही गलत हो गए, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड लगाया करो, जो बिल्कुल घटिया लग रहे हैं वो पहली कट, अब बाकियों पे दिमाग चलाएंगे। सिक्योरिटीज अगर आरबीआई उनको परचेज करेगा तो पैसे दे देगा, आरबीआई सिक्योरिटीज खरीदेगा, बदले में पैसे देगा, मार्केट में पैसा फैल जाएगा। तो 21 का ए बिल्कुल फिट बैठ रहा है, परचेज सिक्योरिटी, ठीक है। और सी चेक करके देखो, अगर सिक्योरिटी बेचेगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? ऐसे कम हो जाएंगे मार्केट में। हाँ, उनसे पैसे ले लेगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। 21 सी गलत हो जाएगा, यही ठीक है फिर, बाकी तो पहली गलत हो गए थे, इंक्रीज इंक्रीज। अगला 22, फिएट मनी। हाँ, डैश 23,
A क्या part. लग रहा है? ए पार्ट बिल्कुल सही है। अगर फिस्कल डेफिसिट में दो पार्ट्स होते हैं, बताओ क्या क्या? रेवेन्यू डेफिसिट कैपिटल डेफिसिट। और अगर लार्जर शेयर ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट है, मान लो ये 100 है, ये 10 है, यानी हमने देश में टोटल लोन कितना लिया है? 100। पर इसमें से ज्यादा पोर्शन का लोन हमने रेवेन्यू डेफिसिट मतलब डे टू डे खर्चों के लिए लिया है, और तरक्की के लिए देश की सिर्फ 10 लिया है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। यही तो लिखा है, गवर्नमेंट कंजम्पशन खर्चे कर रही है रादर इन्वेस्टमेंट, तो रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा है इसका। 24 कैपिटल एक्सपेंडिचर। डी। और बताओ कुछ, किसी को कुछ और लग रहा हो? 24 ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी खरीद रही है पूरी, शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, तो फिर एसेट बन रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कई सोच रहे होते हैं प्राइवेट बंदे गवर्नमेंट की कंपनी खरीद रहे हैं तो कैपिटल रिसीव, उल्टा नहीं पढ़ना, सीधा पढ़ना है। अगला 25 D part. डी, क्लियरिंग एंड रेमिटेंस फैसिलिटी, ये वर्ड ध्यान रखना। अगला A part. हाँ, ये छोटा सा हमने एक नोट करा था कि गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल दे देती है और बदले में उसके बिहाफ पे नोट छाप लेती है। अगला D part. अपना एक्स्ट्रा पैसा कमर्शियल बैंक पार्क कर देते हैं आरबीआई के पास, रिवर्स रेपो। बताओ 28 फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक, सब करो, मैं भी जब तक यहाँ साइड पे कर रहा हूँ। इसका डेफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग, तो रेवेन्यू तो ये हाँ आया आंसर। नन ऑफ दीज आ रहा है। नन ऑफ दीज आ रहा है, कितना आ रहा है वैल्यू? तो मेरा तो 70 आ रहा है। मेरा भी. 7 चलो फिर ये ठीक होगा, मैं भी कर लेता हूँ। टोटल रिसिप्ट, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू आ गया। टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट 80 प्लस कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग। ये देखो नेट का मतलब क्या होता है बताओ? नेट, ई माइनस करने के बाद। हाँ इसका मतलब एक्सक्लूडिंग ही है, तो बहुत बढ़िया है, तो काम आसान हो गया। 100 तो 250 माइनस 180, 70 बिल्कुल सही जा रहा है। फिजिकल डेफिसिट 70 यानी नन। अगला बताओ 29 B part. बी पार्ट, फाइंड प्राइमरी। अब ये बताओ फिजिकल डेफिसिट का लंबा फॉर्मूला काम कर रहा है क्या यहाँ पर? नो सर। ऊपर हमने इतना बड़ा फॉर्मूला लगाया, वो तो काम ही नहीं कर रहा। ऐसे में शॉर्टकट लगा देते हैं, बोरोइंग इन क्वेश्चन इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट 15,000 माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, वो है रेवेन्यू डेफिसिट का 25%। रेवेन्यू डेफिसिट है इन दोनों का डिफरेंस 20,000, तो 20,000 का 25% ये हो गया 5,000, तो आंसर आ गया 10। बी सही आंसर है। अगला 30 देखो, C part. फिजिकल प्राइमरी प्लस इंटरेस्ट सही है। पहली लाइन क्यों गलत है? तो Excluding borrowings नहीं दिया. हाँ, एक्सक्लूडिंग बोरिंग मेन वर्ड। 31
So purchase of shares. इस कैपिटल, बिल्कुल ठीक है। डिफेंस याद रखना है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। कई सोचते हैं कोई बड़ी मशीन खरीदी होगी लड़ाई की, तो ऐसे नहीं, ये सब खत्म हो जाते हैं एक लड़ाई में, सब खत्म हो जाते हैं। यानी तो प्रैक्टिस भी करते रहती हैं रोज बॉर्डर पे या इधर उधर, तो उसमें माल खप जाता है सारा, वो चलते ही नहीं है ज्यादा इनके सामान। सी सही है। अगला 32। Deficit budget. अच्छा, रीजन क्या दोगे? मतलब मैं वैसे दिमाग के लिए कह रहा हूँ, यहाँ लिखना नहीं है, पता हो कि रटे ना हो। तो क्योंकि अभी हम इतने डेवलप्ड ही नहीं है कि हम सब खुद ही मतलब प्रोड्यूस कर लें, तो हमें इंपोर्ट्स तो करने ही पड़ते हैं। नहीं नहीं, तुम तो बीओपी से मिक्स कर दिया चैप्टर को। वो बीओपी तुम कह रहे हो, डेफिसिट बीओपी, ये मैं बजट चैप्टर की बात कर रहा हूँ। देखो, अगर डिमांड बढ़ानी है तो इसके लिए देश के लोगों पे टैक्सेस क्या लगाने पड़ेंगे तुम्हें? कम। कम। अगर हम इंडिया के लोगों पे ज्यादा टैक्स लगाएंगे तो बताओ वो डिमांड क्या कर देंगे? कम। हाँ, तो इससे हमारे बिजनेस चलेंगे या नहीं चलेंगे अगर लोग खर्च ही नहीं कर रहे पैसे? नहीं चलेंगे। तो हमें देश को बढ़ाना है आगे, तो इसीलिए डिमांड बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेंगे, उसके लिए टैक्सेस घटाने पड़ेंगे। यस। है क्या? तो लिख भी सकते हो, बिजनेस बढ़ाने के लिए डिमांड बढ़ानी है, डिमांड बढ़ाने के लिए टैक्स घटाने हैं। और अगर टैक्स घटेंगे तो कौन सा बजट हो जाएगा सरकार का, बताओ? डेफिसिट। क्योंकि सरकार पे इनकम तो आएगी नहीं। यस सर। बहुत ज्यादा जिन देशों की डिमांड होती है वो लोग सरप्लस बजट लगाते हैं, ताकि बहुत ज्यादा डिमांड को घटाएं। कैसे? पब्लिक पे टैक्स क्या कर दो, बहुत ज्यादा। हाँ, तो सरप्लस बजट लगता है एक्सेस डिमांड सिचुएशन में। ठीक है, हमारे देशों को तो अभी डिमांड अपनी बढ़ा, और कोरोना के बाद से तो सबको ही डेफिसिट बजट करना पड़ रहा है, बताओ, सारे वर्ल्ड। सो टू इंक्रीज डिमांड, क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं है तो पैसे ही उनकी नहीं है, डिमांड। हाँ, और पैसे ना हो, हम उन पे टैक्स लगाते रहे पब्लिक पे, तो फिर वो देश नहीं चल पाए। ठीक है, तो यस। हाँ, मिक्स नहीं करना, वो तुमने जो बोला था वो बीओपी वाला लॉजिक था, ये बजट है। ओके सर। अगला 33। ए पार्ट इंटरेस्ट पेमेंट। हाँ ठीक है, ये तो चलो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। सारा पैसा सरकार ने इंटरेस्ट में वेस्ट कर दिया, देश के भले पे कुछ नहीं लगा। अगला 34। नॉट इम्प्लीकेशन, मतलब नहीं होना चाहिए फिजिकल डेफिसिट से। इंक्रीज लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। नहीं, ये बात तो सच है, फिजिकल डेफिसिट होगा, लोन लेंगे तो कर्जे, लाइबिलिटीज। ओके सर। लास्ट लाइन पढ़ो, अगर लोन लौटा देंगे तो डेफिसिट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब तो डेफिसिट हो गया, पर अगली बार अगर हमने लोन लौटा दिया, इंटरेस्ट लौटा दिया, तो इन फ्यूचर डेफिसिट क्या हो जाएगा हमारा? कम। कम हो जाएगा। अगला, नॉन टैक्स रेवेन्यू। C part. हाँ, अब इसमें देखो, वो एक तुम्हें चार्ट टाइप सा बना के मैंने बताया था, उसमें ध्यान रखना है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स के दो पार्ट होते हैं। कौन सा? टैक्स एंड नॉन टैक्स। टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स के दो पार्ट बताए थे, क्या क्या? डायरेक्ट, Indirect. फिर नॉन टैक्स के दो बताए थे, Administrative. हाँ, Commercial. कमर्शियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। फिर कमर्शियल का मतलब बताया था जहां सरकार को कुछ बचत हो, प्रॉफिट हो, और एडमिनिस्ट्रेटिव में फीस, फाइन, ये सब। तो अब इसमें से ड्यूटी तो टैक्स है, कैंसल हो गया। रिकवरी ऑफ लोन कैपिटल रिसिप्ट है, वो कैंसल हो गया। डिसइन्वेस्टमेंट कैपिटल रिसिप्ट है, कैंसल हो गया।
डिविडेंड एलिमिनेशन मेथड से भी बच रहा है, और लॉजिक से देखें तो ये कमर्शियल का पार्ट है, क्योंकि डिविडेंड में गवर्नमेंट को प्रॉफिट होता है। सरकार किसी कंपनी में पैसा लगाती है तो वहां से उसको डिविडेंड मिलता है, ये कमर्शियल रेवेन्यू। अगला 36। B part. यस सर, क्योंकि कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, रेवेन्यू डेफिसिट से खाली कुछ नहीं होता, तो बोरिंग कोई मान लो इसका। 37। सो सी पार्ट। नॉट कैरेक्टरिस्टिक। हाँ, राइवलरस नहीं होता, नॉन राइवलरस। नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवलरस। सैंपल पेपर में भी आया हुआ था इस टाइप का ही क्वेश्चन। ना किसी को हटा सकते हैं, ना लड़ाई कर सकते हैं कि भाई तेरे टाउन पार्क में आने से मेरी हवा कम हो गई लेने की। मतलब हम किसी को मना भी नहीं कर सकते, लड़ाई भी नहीं कर सकते। हाँ बताओ। फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर करता है। अच्छा, एक्स्ट्रा के लिए किस डेट को करता है? फर्स्ट First Feb. हाँ, फिर स्टार्ट अप्रैल से होता है, इन एडवांस लेट आ जाता है। अगला, कैपिटल रिसिप्ट। देखो, पहला पहला ही है, ये एक टाइप से इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है। हम गवर्नमेंट के इन इन्वेस्टमेंट के कागजों को खरीदते हैं, आम पब्लिक, और गवर्नमेंट हमें बढ़ा के पैसा देती है। इसमें एक और भी मैंने एग्जांपल बताया था, किसान विकास पत्र, सेविंग सर्टिफिकेट या प्रोविडेंट फंड वाले पैसे। ये सब जितने हम सरकार को देते हैं पैसे, ये कोई टैक्स नहीं है जो सरकार खा के बैठ जाएगी। सरकार ने हमें ये सारे पैसे एक दिन लौटाने ही पड़ेंगे। आ गया अभी पॉइंट समझ में? तो ये क्या हो रही है गवर्नमेंट की, बताओ, लायबिलिटी इंक्रीज। इंक्रीज हो रही है। ठीक है, साइड में लिख सकते हो, ये गवर्नमेंट पैसे लेती है और फिर इनको विद इंटरेस्ट हमें रिफंड करती है। अभी जैसे कोरोना चल रहा है ना, तो मोदी ने अभी फिर स्कीम निकाली हुई है कि हमें पैसे दो, अलग अलग स्कीमें निकाली हुई हैं, हम तुम्हें बढ़ा के बाद में दे देंगे, क्योंकि सरकार को भी पैसे की जरूरत है। अच्छा टाइम आएगा सरकार का, तब वो लौटा देंगे हमारा। अभी वो इकट्ठा कर रहे हैं सबसे पैसा। इंडिया में नहीं, सभी देशों में ये स्कीमें बेची जा रही हैं गवर्नमेंट के थ्रू। पब्लिक भी पैसा लगा देती है, क्योंकि पब्लिक को वो डबल करके, कई बार 1.5 गुना करके लौटाते हैं। स्कीम होती है 40। So D part. हाँ, ट्रू बताना है। हाँ तो ठीक है, डी तो ट्रू है ही है, ये तो सब गलती लग रही है। अगला 41। ये थोड़ी करेक्शन करनी है, डेफिशिएंट डिमांड। बताओ, डेफिशिएंट डिमांड अभी पढ़ा था पिछले पेज पे। डेफिसिट बजट। इसमें ऐसे भी घुमा सकती है, कोरोना का टाइम चल रहा है, सरकार कौन सा बजट फॉलो करे, तो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ। ऐप उस पर भी जब डालूंगा तो फिर तुम्हारे को दिख जाएगा, कोरोना लाइक सिचुएशन। कोरोना बहुत बड़ी न्यूज है, टॉपिक है, क्वेश्चन बनाया जा सकता है उसके ऊपर। अगला बताओ, 42। ए पार्ट। नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई एसेट तो नहीं बन रहा। उज्ज्वला योजना में ना गैस फ्री सस्ते रेटों पे देते, तो फिर रेवेन्यू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 42 का भी। 43। डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब देखो,
ऐसा क्वेश्चन एक मैंने मिलता जुलता पहले वाले टेस्ट में दिया था, वहां पर मैंने ये बोला था कि उससे मनी सप्लाई बढ़ जाए, फिर तो आंसर डेफिसिट फाइनेंसिंग ठीक था। अभी मैंने ये नहीं बोला मनी सप्लाई बढ़ जाए, बस मैंने ये बोला है सरकार का डेफिसिट पूरा हो जाए। All of the above. हाँ, तो डिसइन्वेस्टमेंट से भी कर सकती है, पर मनी सप्लाई डिसइन्वेस्टमेंट से इसलिए नहीं बढ़ता क्योंकि हम ये कहते हैं भाई एक का पैसा आ रहा है एक का जा रहा है डिसइन्वेस्टमेंट में, या लोन ले रहे हैं अभी आज पैसा आ रहा है फिर वापस जा रहा है। पर डेफिसिट फाइनेंसिंग से तो मनी सप्लाई इमीडिएट बढ़ी जाती है, पर अभी फिलहाल क्वेश्चन है डेफिसिट पूरा करना है, तो डिस कैसे भी कर लो, यानी डी फिट Okay. बैठता है। अगला 44 नॉन टैक्स रेवेन्यू। हाँ, ए ठीक है क्योंकि ये एक्साइज भी टैक्स है और ये कैपिटल रिसिप्ट है, ऑल हो नहीं सकता। 45 C part. सी पार्ट क्या लग रहा है अभी, बाकी बताओ। नहीं सर, रिपेयर ऑफ रोड्स है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डी है। बंदा ना यहाँ फंसता है, वो क्या करते हैं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है इसको देख के, करोड़ लिखा है तगड़ा खर्चा होगा कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसे हमें नहीं सोचना। खर्चे तो सारे ही खरबों में ही होते हैं, या रिसिप्ट्स भी सारी सरकार की खरबों में ही होती हैं। अब मैं कह रहा हूँ मान लो आईएमएफ से लोन लिया 100 करोड़, टोल टैक्स से रोज 20-20 रुपए इकट्ठे करे और आ गया 1000 करोड़, तो ये थोड़ी ना 1000 करोड़ बड़ा लग रहा है तो हम इसको कैपिटल रिसिप्ट बोल देंगे, नहीं। आईएमएफ से लोन को कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे क्योंकि एसेट लायबिलिटी से कनेक्शन लेना है। तो मैं ये 100 करोड़ 1000 करोड़ लाख इसको नहीं देखना। पॉइंट समझ आ गया भाई? यस सर। चाहे रिपेयर में 1000 करोड़ लग जाए वो भी रेवेन्यू है, और एक छोटा सा हॉस्पिटल बनाया 10 करोड़ का वो भी कैपिटल है। ठीक है, तो करोड़ वर्ड से टेंशन नहीं लेनी, रिपेयर हो रही है, ना एसेट बन रहा है ना कर्जे बन रहे हैं देश के। अगला 46 रेवेन्यू। डिफेंस, अभी पढ़ा है हमने रेवेन्यू। तो लोन, ये मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ, लोन कैपिटल रहेगा चाहे कम वैल्यू क्यों ना। अगला 47 पार्ट। नॉट ट्रू, यानी रेवेन्यू डेफिसिट नहीं होना चाहिए बात, यानी डे टू डे वाली बात नहीं होनी चाहिए। पहली लाइन, इसका चलो मतलब भी समझ लेते हैं, ये पहले भी टेस्ट में आया था। गवर्नमेंट इज डिस सेविंग और दूसरे सेक्टर की बचत यूज कर रही है, बिल्कुल सही बात है। अगर हम डे टू डे पैसों में वेस्ट कर देंगे अपना सारा बचत, तो जो काम की जगह लगाना था उसके लिए पैसा इकट्ठा करा था वो अब कम हो जाएगा क्योंकि हमने कंजम्पशन में बर्बाद कर दिया पैसा। पहली लाइन तो करेक्ट है और हमें तो नॉट ट्रू चाहिए। सेकंड लाइन, सरकार को इन्वेस्टमेंट के लिए भी बोरो करना पड़ेगा पर डे टू डे भी बोरो करना पड़ेगा, ये भी ठीक है, तो फॉल्स तो ये भी नहीं हुआ। फिस्कल इम्बैलेंस से इसका कोई मतलब नहीं, वो फिस्कल डेफिसिट से होता है, तो ये लाइन ठीक है, नॉट ट्रू। लास्ट पढ़ते हैं, इससे इंटरेस्ट लायबिलिटी बढ़ेगा और हमें कट करना पड़ेगा अपना फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स कम करने पड़ेंगे क्योंकि अब पैसा ही नहीं है, तो ये भी करेक्ट है, तो नॉट करेक्ट सिर्फ सी है। अगला 48 बताओ। दोनों बातें होनी चाहिए। D part. डी, लोन लौटाना कौन सा खर्चा है Capital. और इंटरेस्ट लौटाना? Revenue. अगला बताओ। सर, हाँ जी बताओ। सर इंटरेस्ट वापस करना मतलब देना रेवेन्यू क्यों है? इंटरेस्ट लौटाने से, देखो अकाउंट्स वाले बंदे हो, तुम्हें भी अकाउंट्स वाली नजर से भी सोच सकते हो, इंटरेस्ट लौटाने से क्या कर्जा माफ हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। नहीं होगा ना, हमारे लिए रूल है कर्जा उतरना तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ जी सर। कर्जा तो वहीं का वहीं है अगर हम सिर्फ इंटरेस्ट ही भरते रहेंगे तो।
अगला बताओ, ये सैंपल पेपर टाइप वाला है पर वो उल्टी सीधी वैल्यू थी, मैंने थोड़ी सिंपल कर दी। चेंज इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कहाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? पहले Month. ऐसा, हाँ, टोटल एक्सपेंडिचर 10 + 13, तो 10 है, एक 13 है टोटल एक्सपेंडिचर, और ये रेवेन्यू वर्ड मिल गया तो ये हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और नीचे कैपिटल मिल गया तो ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब बताओ कितने अपॉन कितना, बोलो परसेंटेज। 40 upon 160 into 100. चेंज अपॉन ओल्ड इंटू 100, बिल्कुल सही आंसर दिया, 25%. 25%। अगला 50, 19-20 का चाहिए फिस्कल डेफिसिट। वैसे तो पूरा फॉर्मूला भी लगा सकते हो, पर यहाँ कंप्लीट इंफॉर्मेशन है इसलिए पूरा फॉर्मूला भी लगा सकते हो, और के अंदर शॉर्टकट सिर्फ तब चलता है बड़े क्वेश्चनों में जब टोटल रिसिप्ट और टोटल एक्सपेंडिचर मैच कर रहे हो तो शॉर्टकट चलता है, या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन हो तो शॉर्टकट चलता है। हर जगह शॉर्टकट नहीं चलता, फंस जाओगे, मैं बता रहा हूँ। कंफ्यूजन हो पूरा फॉर्मूला लगाना, कहीं हर जगह शॉर्टकट लगाते रहोगे तो चेक कर लेना आंसर मैच नहीं होंगे तुम। यहाँ पे लंबा फॉर्मूला लगा के भी देख सकते हो चाहो तो यही फिस्कल डेफिसिट निकल के आ रहा है 130, क्योंकि यहाँ टोटल रिसिप्ट और टोटल एक्सपेंडिचर मैच है। 51, रेवेन्यू डेफिसिट अगले साल का। 50. 50 कितनी है रेवेन्यू रिसिप्ट्स? देखो रेवेन्यू रिसिप्ट्स का है 1 + 4, जैसे सीधा ही लिखी हुई है रेवेन्यू रिसिप्ट, 150 और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये रहा 450 नहीं 200। हाँ हाँ, तो ये गैप देखो 50 आ गया रेवेन्यू डेफिसिट। अगला बोलो 52, C part. यस सो ये तो ट्रू है लेकिन गवर्नमेंट इम्पोज हैवी टैक्स। अच्छा सही है ये लाइन तो। अगला, सर आर ट्रू नहीं है। क्या ये मेजर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए करा जाता है या रीएलोकेशन के लिए करा जाता है? रीएलोकेशन। सेकंड लाइन गलत, मतलब आंसर क्या होना चाहिए? सी। सी। और बताओ 53, ये ट्रू है। सीआरआर बढ़ेगा, क्रेडिट कम हो जाएगा, रेशो बढ़ेंगे, बैंक के पास पैसे कम हो जाएंगे। बताओ। ए पार्ट। हाँ, क्योंकि इसके साथ अगर मैं वाई लगाता हूँ तो बिल्कुल सही आंसर नीचे दिख रहा है। अगला बताओ 54, सर 54 की ए तो फॉल्स है ना। हाँ ये देखो, क्या नोट बढ़ जाते हैं क्रेडिट क्रिएशन से, या नोट वही रहते हैं सिर्फ डिपॉजिट्स बढ़ते जाते हैं? डिपॉजिट्स बढ़ते हैं। अब मान लो किसी ने बैंक में 100 जमा कराया, उसने 20 गुल्लक में रखा एलआरआर में और 80 लोन दिया, तो यही नोट ही तो आगे घूम फिर के एंट्रियां होती जा रही हैं। नोट तो एक ही है, एंट्रियां होती जाती हैं बस। तो करेंसी नोट्स नहीं बढ़ते, पिछली क्लास में बताया था, उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी डिपॉजिट्स। याद आ गया अभी? हाँ जी सर। सेकेंडरी डिपॉजिट्स जो लोन में काम आते हैं। ये लाइन गलत है, पहली लाइन गलत, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। डी, हाँ बोर्ड वाले कुछ ऑप्शन बदल दे सैंपल पेपर से अलग तो बात अलग, अभी मैं सैंपल पेपर वालों को ऑप्शन मान रहा हूँ। अगला 55, पहली लाइन, मोनिटाइजिंग डेप्ट का मतलब होता है नए नोट छापना, यस। डीमोनिटाइजिंग होता है नोट बंद करना, मोनिटाइजिंग नए छापना। पहली लाइन सही है, दूसरी पढ़ो। और अवेलेबिलिटी। नोट यस। ज्यादा छाप दोगे तो नोटों की वैल्यू क्या हो जाती है?
कम और प्राइस बढ़ जाता है। ज्यादा, हाँ। अब इसमें वाई लगा के देखता हूँ। क्यों मोनेटाइजिंग से परचेजिंग पावर कम होती है? क्योंकि पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी, तो अब हमें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे चीज खरीदने के लिए। तो सही आंसर फिट बैठ रहा है। बताओ फिर क्या लिखूं ऑप्शन? ए। अगला 56। सो पहली तो फॉल्स है। ऑल ट्रांजेक्शन आर ऑटोनॉमस, नहीं। अकोमोडेटिंग भी हमें बैलेंसिंग के लिए करनी पड़ती है। तो ये लाइन गलत होगी। अब क्या करें फिर? पहली लाइन गलत। डी पार्ट। बताओ। सो ए ट्रू है। सेंट्रल बैंक परचेज एंड सेल अकॉर्डिंग टू, हाँ सही है, वही सिचुएशन के आर हिसाब बी हो जाएगा। गवर्नमेंट वर्क्स एज बैंकर, ये नहीं होता। सेंट्रल बैंक वर्क्स एज बैंकर टू गवर्नमेंट, उल्टा लाइन दे दी फंसाने के लिए हमें। तो सी। 58 बताओ। नहीं सर, ये फॉल्स है। हाँ, वी कैन हैव करंट अकाउंट सरप्लस अगर इनविजिबल का सरप्लस बहुत ज्यादा बड़ा हो। ये लाइन तो गलत है। पहली लाइन गलत, तो फिर डी आंसर। यस सर। वैसे तो देखो रीजन एकदम सही लिख भी रखा है इन्होंने, पर चलो ही नहीं, वैसे कंफर्म हो जाता है। ये बात कहीं आगे इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई सेकंड लाइन तो ट्रू ही है अगर पहली गलत। स्टेटमेंट वालों में ये शॉर्टकट नहीं चलता है, असर्शन रीजन में चल जाता है। 59। सो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। सी पार्ट। सरप्लस है पर करंट डेफिसिट हो सकता है, सही है। ट्रेड डेफिसिट होना ही चाहिए अगर करंट अकाउंट है, नहीं। मिलते जुलते क्वेश्चन हो गए। सी। 60। और ट्रू ए वाला। पहली लाइन तो ठीक है, दूसरी बताओ। ट्रेड डेफिसिट खतरनाक कब नहीं हो सकता, किन किन सिचुएशनों में? सर अगर वो मान लो हम कर रहे हैं इंपोर्ट ऑफ मशीन, अब वो बताओ करंट में आएगी या कैपिटल में आएगी? करंट। करंट में ट्रेड में आएगी, ठीक है, ट्रेड में आएगी, नेगेटिव साइड आएगी। तो हम डेफिसिट तो कर रहे हैं, पर बहुत सारी मशीनें जब इंडिया में आएंगी तो ये एक अच्छी जगह इन्वेस्ट हो रहा है पैसा या खराब जगह हो रहा है? अच्छी जगह पे। तो इससे लॉन्ग टर्म देश को फायदा होगा या नुकसान होगा? फायदा। तो ये कॉज ऑफ वरी नहीं है। और अगर मान लो हम सिर्फ मोबाइल फोन मंगा रहे हैं, जूते मंगा रहे हैं, फोन अपना पेन मंगा रहे हैं, रजिस्टर मंगा रहे हैं, मतलब बेवजह ये मंगा रहे हैं जो इंडिया में पहले ही हैं, जिससे कोई भला नहीं होना, तो ट्रेड डेफिसिट क्या बन जाएगा देश के लिए? कॉज ऑफ वरी। हाँ, वो गलत है। हर बार हम बोले ये गलत है ऐसा नहीं। अब इसका रीजन पढ़ो। अगर हम कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि हमारी कैपिटल बढ़े और फ्यूचर प्रोडक्शन बढ़े, बताओ, जैसे मशीन पे लगा रहे हैं पैसा, सही तो सही है। ऐसे केस में बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। तो अगर यहाँ वाई लगाता हूँ और यहाँ आंसर लगाता हूँ तो ये सही बैठ रहा है। अगला बताओ 61। इंक्रीज इन इनकम इम्प्रूव स्टेट बैलेंस। वो फॉल्स है। नहीं, अगर अंग्रेजों के पास, देखो, किसी भी देश के लोगों, अब मान लो हम अपनी बात करें, हम सबके पास अचानक से बहुत ज्यादा पैसा आ जाए, तो हमारे मन में क्या आएगा? भाई फॉरेन घूमूं या ना घूमूं, बताओ। यस सर, हमसे ज्यादा इंपोर्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। है ना? तो ऐसे ही अंग्रेजों पे ज्यादा पैसा आएगा तो हमारा भी भला होगा, वो इंडिया घूमेंगे भी, हमारा माल भी ज्यादा लेंगे। पहली लाइन तो ठीक है। अब अगला पढ़ो। यस सर सही है।
तो इसके साथ y लगा रहा हूँ, तो बिल्कुल बढ़िया आंसर मुझे दिख रहा है यहाँ पर। सर ए पार्ट हो जाएगा। दोनों बातें ठीक। बताओ भी आगे पॉइंट समझ में। हाँ जी सर। तो और तो नहीं है अभी, अब कुछ और क्वेश्चन ही करने हैं। चलो अब तो टाइम भी वैसे 2-4 मिनट ही बचे हैं। मैं अगली बारी फिर स्टार्ट करता हूँ नया पेपर। और बताओ किसी ने कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकते हो, बाकी फिर एग्जिट कर लो। एक आध पेपर और है, जितनी क्लास अभी जब तक हो जाएंगी कर ले।